वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इसमें जितने भी आपके करंट अफेयर्स होंगे वो आपके नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए सारी वीडियोज़ जो अभी आई हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स की, या मैंने अभी इंडेक्स की बनाई है, तो आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छी आप लोगों के लिए वीडियोस पड़ी हुई हैं और इसमें हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो उसको देख भी लीजिए, ठीक है। अभी हाल में रिसेंट की जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नवंबर मंथ करंट अफेयर्स अपने। वैसे और भी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स आ चुके हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो अब लास्ट का है एकदम, ठीक है। इसके बाद आपका दिसंबर मंथ चलेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। तो पहला ऐसा बैंक पूछ रहा है, इसलिए काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बैंक है दुनिया का पहला ऐसा बैंक जिसका जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल वाला, उस पे जो फॉलोअर्स हैं वो 10 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका इंडियन रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, ये है आपका, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसकी जो है ट्विटर हैंडल पर संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। इस सूची में मैक्सिको का केंद्रीय बैंक, जो मैक्सिको का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको, वो आपका सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर पे ये आपका इंडिया का रिजर्व बैंक है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स की संख्या 7.74 लाख है, ठीक, यानी कि हमारे जो आरबीआई उससे काफ़ी कम है। बैंक ऑफ इंडोनेशिया थर्ड नंबर पे है 7.57 लाख फॉलोअर्स के साथ, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। और फेडरल रिजर्व चौथे स्थान पर है और यूरोपीय केंद्रीय बैंक जो है वो 5वें स्थान पर है। तो ये हमने देख लिए कुछ 1 to 5 की जो एक लिस्ट देख ली कि कौन से बैंक कौन कौन से स्थान पे। लेकिन क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आरबीआई है, पहली बात तो इंडिया ने, दूसरी बात फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। बाकी आप सेकंड थर्ड भी याद रख लीजिएगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। ये जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता था आपका, कहाँ पे होता था, ऑप्शंस दिए हुए हैं कर्नाटक, मेघालय, असम या फिर केरल। तो राइट आंसर है मेघालय। मेघालय में ये चेरी ब्लॉसम जो है फेस्टिवल मनाया जाता था, लेकिन इस बार ड्यू टू कोविड-19 इस फेस्टिवल को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। देख लीजिए थोड़ा सा, मेघालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता है। सिर्फ इंडिया में एकमात्र एक ही जगह है, वो है मेघालय, जहाँ पे कि आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलांग पहुंचते हैं। इससे क्या होता था, टूरिज्म को भी बहुत फ़ायदा मिलता था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। चलिए, सर्दी का मौसम शुरू होते ही गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है, ठीक। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? देखते हैं, देखिए, पहली स्टेट दी हुई है गुजरात, दूसरी है मध्य प्रदेश, तीसरी है बिहार और चौथी है महाराष्ट्र। तो इसको याद रखिएगा इस तरीके से, महा आवास है, महा और राष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो महा आवास योजना किसने की है, महाराष्ट्र ने शुरू की है, ठीक है। ग्रामीण आवास परियोजना ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा जो है किया गया है।
देखिए लिखा हुआ है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महा आवास योजना नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। यह भारत का सबसे अमीर राज्य है जिसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में घर देने के लिए एक मेगा योजना शुरू की है। अभियान के एक भाग के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 20 नवंबर 2020 और 28 फरवरी 2021 के बीच 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। ये जो एक योजना है, एक अभियान जो चलाया गया है, इसके लिए खर्च जो है लगभग 4000 करोड़ रुपए का एक तरीके से बजट जो है वो रखा गया है कि इतने पैसे जो हैं इसमें लगाए जाएंगे इस ग्रामीण आवास योजना के तहत। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी वेब सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, तो उसमें से कुछ वेब सीरीज़ हैं जो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो इसमें से देखिए एक ड्रामा सीरीज़ है या वेब सीरीज़ है जिसको कि 48वां इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार मिला है। अब आपके ऑप्शंस हैं मेड इन हेवन, असुर, फॉर मोर शॉट्स प्लीज या दिल्ली क्राइम। ठीक है, तो इसमें से जो राइट है वो है ये आपका दिल्ली क्राइम, दिल्ली क्राइम। ये जो है दिल्ली क्राइम, ये किस पे बेस्ड है, तो ये निर्भया कांड पे बेस्ड है। ठीक है, जो आपका निर्भया कांड हुआ था उस पे बेस्ड है। और इस बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी को शूट किया गया है। काफ़ी सारे जो भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और इस मूवी को जो आपकी वेब सीरीज़ है, ड्रामा सीरीज़ है, इसको मिला है 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। अफगानिस्तान में हाल ही में 2020 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत को रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला कौन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, इन्होंने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में इंडिया को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि अफगानिस्तान के लिए अपनाई जाने वाली शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, ना कि कोई और उसको नियंत्रित करे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है वो जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, होस्ट किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने एक साथ मिलकर के जो इसकी मेजबानी है इस आयोजन की वो की है। ठीक, तो आप लोग समझ गए किसने जो है रिप्रेजेंट किया, एस जयशंकर द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा उसका क्रिकेट से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया। डिकेड मतलब 10 साल, जिसने 10 साल जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हो। डिकेड मतलब होता है आपका ना 10। तो देखिए लिखा हुआ है विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या फिर युवराज सिंह। तो जो आपका आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है वो मिला है विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को मिला है। थोड़ा सा देख लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, आईसीसी का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस मंगलवार को भारत के कप्तान विराट कोहली और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड देने के लिए नामित किया है। ठीक है, किसको, विराट कोहली और उनके जो स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, यह अवार्ड पिछले दशक वर्ष अर्थात 2010 से 2019 के लिए प्रदान किया गया है और प्रदान किया जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली को सभी 5 पुरुष वर्गों में नामित किया गया है।
आईसीसी द्वारा अपने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कुल 7 खिलाड़ियों का नामांकन किया गया है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओडीआई के डिकेड अवार्ड के प्लेयर के तौर पर नामांकित नहीं किया गया है? ठीक है, डिकेड अवार्ड प्लेयर के तौर, अभी मैंने बताया ना कि 7 लिखा हुआ है कि डिकेड अवार्ड प्लेयर के तौर पे नामांकित किया गया। अब पूछ रहे किसको नहीं नामांकित किया गया है इसमें। तो देखिए, पहला ऑप्शन है एमएस धोनी, दूसरा है स्टीव स्मिथ, तीसरा है कुमार संगकारा और चौथा है एबी डी विलियर्स। ठीक है, तो इसमें से एमएस धोनी को किया गया है नामांकित, कुमार संगकारा को भी नामांकित किया गया है, एबी डी विलियर्स को भी नामांकित किया गया है। जिसको नहीं किया गया है वो है स्टीव स्मिथ। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टीव स्मिथ जो है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को नामांकित नहीं किया गया है। डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिए। भारत के एमएस धोनी, विराट कोहली, अभी यहाँ पे नाम लिखे हुए देख लीजिए किनको किनको किया गया है। भारत के एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। इस अवार्ड के लिए स्टीव स्मिथ का नाम शामिल नहीं है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं और वे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के तीनों किस्म के क्रिकेट मैचों के कैप्टन भी हैं। ठीक, लेकिन इनका नाम नहीं नामांकित किया गया। चलिए अब देखिए, आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका मूवी से रिलेटेड है, ऑस्कर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? ऑस्कर के लिए जो भेजी जाएगी तो आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पे जो है कौन सी मूवी है जो चुनी गई है? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं जल्लीकट्टू, द स्काई इज पिंक, छपाक या फिर गुलाबो सिताबो। तो इसमें से राइट है जल्लीकट्टू। ठीक है, आपकी साउथ इंडियन मूवी है जल्लीकट्टू। बेसिकली आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि जल्लीकट्टू जो है एक फेस्टिवल होता है, जिसमें एक गेम होता है। जल्लीकट्टू बेसिकली एक गेम होता है। उसमें क्या होता है कि बैल के गले में जल्ली, जो एक तरीके का सिक्का टाइप का होता है, वो किसी भी चीज़ का हो, किसी भी मेटल का हो, वो बांध दिया जाता है और उससे लड़ाई करवाई जाती है। एक बैल या सांड की दूसरे बैल या सांड से लड़ाई जो है वो कराई जाती है। बुल की जो बुल फाइट होती है, एक तरीके से आप बुल फाइट बोल सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि लड़ाई में जो भी जीत जाता है, तो उसी तरीके की पूरी ये गेम होता है। मैंने आपको पहले भी इस गेम के बारे में आपको बताया है और इसमें जो है लोग भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, मतलब मेल्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो बुल हैं उनको काफ़ी चोट आ जाती है कई बार। इसकी वजह से इस खेल पे काफ़ी बार बैन लगाने की कोशिश की गई, पर कई बार ये चीज़ें हो नहीं पाई। तो इस वजह से ये जो है अभी भी चलता है। तो ये जो जल्लीकट्टू मूवी है ये एक बुल की कहानी पे ही बेस्ड है और ये एक साउथ इंडियन मूवी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इसलिए इसको ऑस्कर के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पे चुना गया है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मलयालम फिल्म के जल्लीकट्टू को, ये मलयालम मूवी है, को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। लिजो जोस पेलिस्ट्री द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने निर्धारित वध की पूर्व संध्या पर, ठीक है, दूर दराज के एक पहाड़ी गांव में एक बूचड़ खाने से भाग जाता है। ये आपको पता है कि काफ़ी ये चीज़ जो है होती है और ये चीज़ काफ़ी एक तरीके से बोले तो गलत है। ठीक है, लोग गाय को तो रख लेते हैं लेकिन जो बैल है उसको बेच देते हैं और फिर उनको काट दिया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि लेदर के लिए या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो उसी पे एक ये बेस्ड बहुत ही इमोशनल मूवी है। तो ये होता क्या है कि जिस दिन उसको ये होता है कि बैल को मारना है या मारा जाएगा, वहीं पे वो क्या होता है कि वो भाग जाता है बैल। ठीक है, और इस फिल्म को जो है हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं की 27 प्रविष्टियों में से चुना गया है। बहुत सारी जो है मूवीज़ भेजी जाती हैं लेकिन इसमें से एक जो है ये आपकी सिलेक्ट हुई है और काफ़ी अच्छी मूवी है जो काफ़ी पसंद की गई है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। किसी निजी बैंक का सिंगापुर स्थित
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया। कौन सा, मतलब पूछ रहा है कौन सा निजी बैंक है, कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसका कि सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है। तो देखिए आपके ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साउथ इंडियन बैंक या फिर लक्ष्मी विलास बैंक। तो इसमें से राइट आंसर है आपका लक्ष्मी विलास बैंक। इसका जो है, इसका और डीबीएस बैंक इंडिया का जो है, ये दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था जिसे वर्ष 1926 में करूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एलवीबी के विलय को मंजूरी दे दी है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया। देखिए इसमें आपके ऑप्शंस हैं इटली, जापान, इजराइल या फिर भारत। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। थोड़ा सा देख लीजिए, एक लोग और हैं जिनको कि किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इंडिया से काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं इनके, ठीक है। और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। नए स्वतंत्र अध्यक्ष, अब देखिए आपके ऑप्शंस हैं ग्रेग बार्कले, सौरव गांगुली, महिला जयवर्धने या फिर राहुल द्रविड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग बार्कले को, ठीक है, ग्रेग बार्कले को नियुक्त किया गया है। देख लीजिए, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। बार्कले किसकी जगह लेंगे भाई, शशांक मनोहर की जगह लेंगे, जिन्होंने वर्ष 2020 में अपना पद छोड़ दिया था। ऑकलैंड के निवासी बार्कले पेशे से एक वकील हैं। वर्ष 2012 से ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर हैं। ठीक, चलिए अब इनको ये जो अपना पद है छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब ये इंडिया के बन गए हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छी चीजें हैं कुछ जिनको हम देखेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। संविधान दिवस देखिए आपका ऑप्शन है 29 नवंबर, 28 नवंबर, 27 नवंबर या 26 नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी जाना जाता है और यह दिन हमें भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपकी क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस तो बोला ही जाता है, साथ में इसको राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम पे भी जाना जाता है, तौर पे भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर तब भी, अगर पूछे कि राष्ट्रीय कानून दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर को किया जाता है, ठीक है। और यह दिन हमें भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। संविधान सभा ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया था, भारत के संविधान को अपनाया था। भारत की संविधान सभा के सदस्यों को भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार करने में, ये जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स हैं सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ स्पेशली कि इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछता है कि कितना टाइम लगा था, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था पूरी तरीके से संविधान को तैयार करने में, जबकि संविधान की बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने बाहर से भी ली हैं, ठीक है। तब भी बताइए इतना टाइम लगा था। चलिए और देखिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ था। भारत गणराज्य में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
हाथ से लिखे हुए इस मूल संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें क्या थे, 15 महिलाएं थी शामिल थी। हमारा संविधान 25 भागों, 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बटा हुआ है और यह अब तक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है इंडिया का संविधान। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि संविधान के बारे में हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के जरिए देख लिए। तो आई होप आपके आज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हो, तो मैं उन वीडियोस को लाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने नदियों की और काफ़ी सारी लोगों ने ट्रिक्स वगैरह की जो है वीडियोस मांगी हैं, तो वो भी आपको जल्दी से मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ। ठीक है, और कमेंट करते रहा करिए। आपको जो भी वीडियो चाहिए वो मेरी तरफ से मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।